कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। 40 साल पहले एक इंसान जो गवर्नमेंट की नज़र में टेररिस्ट था, उसकी मांग ने पूरे पंजाब सहित इंडिया के कई स्टेट्स में राइट्स करा दिए थे। क्यों आज फिर वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो रही है, जहां एक 29 साल का लड़का अमृतपाल सिंह, जिसका नाम किसी ने 6 महीने पहले सुना भी नहीं था, आज वो पंजाब में एक लीडर बन के उभर रहा है। मैं कहना ओपन इनविटेशन है ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੂਗਾ। मैं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खालिस्तान वर्ड कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1940 में ही हो चुकी है। बट इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। ये वीडियो कंट्रोवर्शियल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, तो अभी इसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। From 1534 to 1581 ये वो टाइम है जब सिख कम्युनिटी के चौथे गुरु गुरु रामदास जी मुगल अंपायर के अंडर पीसफुली रह रहे थे। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसी टाइम पे मुगल अंपायर ने गुरु रामदास जी को एक छोटा सा लैंड दिया था, जिस लैंड के बीच में एक लेक थी। आगे चलकर यही पीस ऑफ लैंड अमृतसर के नाम से जाना जाता है और आज की डेट में अमृतसर सिख कम्युनिटी के लिए काफी ट्रेडिशनल प्लेस है। गुरु रामदास जी के बेटे गुरु अर्जन जी सिख कम्युनिटी के 5वें गुरु बने। उन्होंने दरबार साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी कराई और उन्होंने आदि ग्रंथ, जो कि फर्स्ट एडिशन ऑफ सिख स्क्रिप्चर मानी जाती है, उसकी कॉपी को भी हरमंदिर साहिब में रखा। बट इन 1604 अकबर के बेटे जहांगीर ने गुरु अर्जन जी को अरेस्ट कर लिया और उन पे इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए प्रेशर डालना शुरू किया। जब अर्जन जी ने इस बात के लिए मना कर दिया तो जहांगीर ने उनका कत्ल करवाया। ये पहली बार था कि सिख कम्युनिटी के गुरु को मुगल एम्पायर द्वारा मारा गया एंड इस इंसिडेंट के चलते सिख कम्युनिटी काफी डीपली अफेक्टेड थी। इन 1664 गुरु तेग बहादुर सिख कम्युनिटी के 9th गुरु थे और वो फोर्सफुली कन्वर्जन टू इस्लाम इसके काफी अगेंस्ट थे एंड इसके चलते उन्होंने काफी आवाज भी उठाई। बट गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया। उनके डेथ प्लेस पे आज भी गुरुद्वारा है, सिसगंज गुरुद्वारा इन चांदनी चौक, दिल्ली। गुरु गोविंद सिंह जी सिख कम्युनिटी के लास्ट एंड 10th गुरु थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 साल के थे तो उनके पिता गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार दिया एंड इसका गुरु गोविंद सिंह जी पर काफी असर पड़ा। फिर भी गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी एक बड़ी आर्मी बनाई जिसका मोटिव था मुगलों से गुरु तेग बहादुर की मौत का बदला लेना और हिंदू सिख पे जो हैवी टैक्स लगाया जा रहा था उसको बंद करवाना। लेकिन 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई और वो अपने पीछे 2 बड़ी लेगेसी छोड़ गए, द गुरु ग्रंथ साहब एंड द खालसा। खालसा एक नया सिख ऑर्डर था जो कि गुरु गोविंद सिंह जी बनाना चाहते थे। खालसा इज अ वर्ड विच मीन्स प्योर। सबसे पहले पंच प्याराज, द फर्स्ट 5 मेंबर ऑफ खालसा को पब्लिकली इनिशिएट किया गया, जिनको द बिलव्ड 5 के नाम से जाना जाता था। एंड राज करेगा खालसा, खालसा आर्मी का वॉर क्राई बन गया एंड जिसको आगे चल के प्रेयर्स और अरदास में भी ऐड करा गया। धीरे धीरे सिख कम्युनिटी बड़ी हो रही थी एंड लगभग 1800 के आसपास ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में अपने पैर जमाना चाह रहा था। एंड इन 1839 व्हेन राजा रंजीत सिंह डाइड, पंजाब कयोस में फंस गया था एंड ब्रिटिश इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता था एंड दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ओवर द सिख टेरिटरीज। बट आफ्टर सेवरल फाइट इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ मुडकीज एंड द बैटल ऑफ फिरोज शाह, द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड विद द ब्रिटिश टेकिंग द पार्शियल कंट्रोल ऑफ द सिख टेरिटरीज। बट सिख कम्युनिटी को कहीं
कहीं ना कहीं ये होप थी कि एक ना एक दिन ब्रिटिश एम्पायर चला जाएगा एंड सिख कम्युनिटी सिख रीजन को एक अलग से टेरिटरी बनाएगी। बिटवीन 1845 टू 46 एंड 1848 टू 49 एंग्लो सिख वॉर हुए एंड एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने पंजाब का पूरा कंट्रोल ले लिया। इन दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में लाहौर सेशन हुआ, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। इससे पहले कांग्रेस या उसके लीडर कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं करते थे, वो हमेशा स्वराज की बात करते थे। एंड इवेंचुअली कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की बात को 3 फ्रैक्शंस ने रिजेक्ट कर दिया, जिनमें से पहले थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की चाह रखते थे। दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित के फ्यूचर को लेकर परेशान थे। और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह, जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर थे। मास्टर तारा सिंह सिख के लिए अलग होमलैंड की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खालिस्तान वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट उस टाइम तक खालिस्तान वर्ड किसी ने सुना भी नहीं था। फिर ये खालिस्तान वर्ड आया कहां से? 1940 में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के लिए डिमांड को देख के उस टाइम के सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने भी एक सिख नेशन की डिमांड की, और यहाँ पे पहली बार यूज किया गया द वर्ड खालिस्तान। बट खालिस्तान की मांग को उस टाइम पे कांग्रेस के लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं चाहता था कि धर्म के नाम पे देश का और बंटवारा हो। एंड जवाहरलाल नेहरू जी ने अकाली दल के लीडर्स को ये भरोसा दिलाया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सिखों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। एंड एक्चुअली उस टाइम पे मान भी गए थे, क्योंकि उनको इंडिया में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट प्रॉब्लम तब हुई जब 1947 में देश आजाद हुआ एंड मुस्लिमों के लिए एक अलग से कंट्री पाकिस्तान को बना दिया गया। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में पंजाब का डिवीजन कुछ इस तरीके से हुआ कि उनके इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर पाकिस्तान में ही रह गए एंड इसके चलते सिखों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। बट अकाली दल और कुछ सिख कम्युनिटी के लोग ये चाहते थे कि भले ही रीजन के बेसिस पे ना सही बट लैंग्वेज के बेसिस पे कम से कम उन्हें एक अलग से स्टेट मिलना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती रही। पर तारा सिंह और संत फतेह सिंह के कंटिन्यूअस एफर्ट के चलते 1 नवंबर 1966 में पंजाब को एक अलग स्टेट मिला एंड उसके साथ में ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। यूं तो 1966 में पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था, बट उसको अपनी कैपिटल हरियाणा के साथ शेयर करनी पड़ रही थी। साथ ही में उसको अपनी रिवर तक हरियाणा से शेयर करनी पड़ रही थी, जिसके चलते पंजाब और अकाली दल वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अकाली दल ने 1973 में एक आनंदपुर साहिब रिवोल्यूशन को पास करा एंड उनकी मांग थी कि पंजाबी स्पीकिंग सिटी जो हरियाणा में रह गई है उसको पंजाब में शामिल किया जाए एंड पंजाब का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेंस, करेंसी, फॉरेन, रेलवे को छोड़ के सारी चीजें पंजाब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हों। बट इस मांग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांग सिख कम्युनिटी को भारत से अलग करने की राह पे ले जा रही थी। लेकिन पंजाब में अब रिलीजन पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी और इस कहानी में एंट्री होती है जरनैल सिंह भिंद्रेवाला की। जरनैल सिंह भिंद्रेवाला एक ऐसा नाम है जो बहुत से भारतीय और पंजाबियों के दिल और दिमाग में आज भी गूंजता है। भिंद्रेवाला का जन्म 1947 में पंजाब के फरीदकोट जिले के रोड़े गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत धार्मिक था एंड दैट्स व्हाई ही बिकम अ सिख प्रीचर एट वेरी अर्ली स्टेज। भिंद्रेवाला की फायरी स्पीचेस और उनकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी ने बहुत जल्दी उनको सिख समुदाय में काफी पॉपुलर बना दिया। बट उसका राइज टू प्रोमिनेंस 1970 में हुआ, जब उसने भारत सरकार का सिखों के प्रति व्यवहार पर बयान दिया था। उसका मानना था कि सरकार अपवित्र है और सिखों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देती। भिंद्रेवाला ने खालिस्तान की स्थापना के लिए भी बयान दिया था, जिसमें वो खालिस्तान को इंडिया से अलग मांग रहे थे। वो अपनी स्पीचेस में सिख इतिहास और परंपरा की कई बार बात करता था, और तो और गुरु ग्रंथ साहिब को भी हमेशा कोट करता था। एंड दैट्स व्हाई उसके फॉलोअर उसको मसीहा लाइक फिगर देखने लगे, जो उनको ब्राइटर फ्यूचर की तरफ ले जाएगा। लेकिन भिंद्रेवाला की प्रीचिंग जल्दी ही मिलिटेंट टोन में कन्वर्ट हो गई, जहां उसने आर्म्ड स्ट्रगल के बारे में बात करना शुरू किया और उसने ये भी कहा कि हमें भारतीय सरकार से जंग छेड़नी पड़ेगी। आगे चलकर इसने एक ग्रुप दामदमी तक्सल की शुरुआत की, जो कि पंजाब में मिलिटेंसी का सेंटर बना। अब ऐसी इंफ्लेमेटरी स्पीचेस देने के बाद और मिलिटेंट एक्टिविटीज करने के बाद भारत सरकार की नजर तो उस पर पड़नी ही थी, और क्यों ना पड़े। ये अपनी स्पीचेस में बात करता था कि एक सिख को 32 हिंदुओं का कत्ल करना चाहिए और हर एक सिख को हमेशा अपने साथ असला बारूद रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई भिंद्रेवाला या फिर उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट खड़ा होता था तो उसको मार दिया जाता था, और ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा था। ऐसा नहीं कि सरकार ने उसे अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की, बट वो हमेशा अथॉरिटी से बच निकलता था। बट देन कम्स जून 1984, जहां पे पीएम इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन लॉन्च किया, और इस ऑपरेशन का सोल पर्पस था कि गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए भिंद्रेवाला को बाहर निकालना। भिंद्रेवाला और इंडियन आर्मी के बीच में काफी फायरिंग हुई, बॉम्बिंग हुई, जिसकी वजह से गोल्डन टेम्पल में काफी भारी नुकसान हुआ था।
अब ऑफिशियल डेटा की माने तो एंटी सिख राइट में 3000 सिखों का मर्डर कर दिया गया, बट अगर हम अनऑफिशियल फिगर को देखें तो ये नंबर कहीं 8000 से 17000 के बीच में लाई करता है। इसके बाद प्रो खालिस्तानी मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा और बड़े बड़े ग्रुप्स इनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जहां बॉम्ब ब्लास्ट, बस ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट और मास हिंदू किलिंग जैसे मामले सामने आने लगते हैं। अब इंडिया में बढ़ते हुए वायलेंस को देखकर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ब्लैक थंडर ऑपरेशन, जिसने काफी हद तक इस वायलेंस को कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे इस वायलेंस की आग बहुत ठंडी हो गई। अमृतपाल अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के झल्लूपुर खेड़ा गांव में रहने वाले हैं और 2012 में वो अपना फैमिली ट्रांसपोर्ट संभालने के लिए दुबई शिफ्ट हो गए थे और हाल ही में अभी लौटे हैं। वैसे तो आपने अमृतपाल को बड़ी बड़ी दाढ़ी और पग के साथ देखा होगा, बट वो जब दुबई में रहते थे तो वो इसके टोटली अपोजिट थे। अमृतपाल सिंह दुबई में रहते टाइम सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे एंड फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम उन्होंने फार्मर्स को काफी सपोर्ट करा था। दीप सिद्धू एक एक्टर और एक्टिविस्ट थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाने के कारण अमृतपाल सिंह को वारिस पंजाब दे हेड बनाया गया। अब वारिस पंजाब दे है क्या? वारिस पंजाब दे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि वो उन मुद्दों को सॉल्व करेगी जो कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप अगर अमृतपाल सिंह की स्पीचेस को सुनोगे तो उसकी भाषा में आपको रेडिकलिज्म नजर आएगा, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। ये अपनी स्पीचेस में खालिस्तान को खुल के सपोर्ट करता है और ये भी कहता है कि सिखों को फायर आर्म्स रखने चाहिए। और यही नहीं, अमृतपाल सिंह ने खुद ही क्लेम किया है कि वो ही अगला भिंद्रेनवाला है। मैटर अभी और सीरियस होता है जब अमृतपाल सिंह हमारे देश के होम मिनिस्टर को ये धमकी देता है कि अगर वो खालिस्तान मूवमेंट में अड़ंगा डालेंगे तो उनका भी वही हाल होगा जो 1984 में इंदिरा गांधी का हुआ था। अमृतपाल सिंह लोगों के बीच में काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, जब अमृतपाल सिंह का फॉर्मल सिख बैप्टिज्म हुआ आनंदपुर साहिब में, जिसके बाद वो अमृतधारी सिख बने, तो उस इवेंट को अटेंड करने के लिए टोटल 600 लोग पहुंचे थे। एंड जब अमृतपाल सिंह भिंद्रेनवाला के बर्थ प्लेस पे विजिट करते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए 7000 लोगों की भीड़ पहुंचती है। हाल ही में हुए 23 फरवरी के इंसिडेंट के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जब भिंद्रेनवाला के दोस्त लवप्रीत सिंह को अजनला पुलिस अरेस्ट करती है इन अ केस ऑफ किडनैपिंग, तो अमृतपाल सिंह और उसके 100 से भी ज्यादा सपोर्टर्स फायर आर्म्स और तलवारों के साथ पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं। उनकी मांग थी कि लवप्रीत सिंह को तुरंत रिहा किया जाए और वो गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर पहुंचे थे, जिस वजह से पुलिस भी उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रही थी। ऑन फरवरी 24 अजनला कोर्ट ने लवप्रीत सिंह को रिहा कर दिया एक एप्लीकेशन पे, और ये दिखाता है कि किस तरीके से अमृतपाल सिंह और उसके फॉलोअर्स लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेल रहे हैं। अमृतपाल सिंह अगले भिंद्रेनवाला 2.0 होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन उनको यहाँ तक पहुंचाने में पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। आज पंजाब गवर्नमेंट फेल होती नजर आ रही है, तभी लोग अमृतपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जो गवर्नमेंट नहीं कर पाई वो अमृतपाल सिंह कर देगा। एंड एक्चुअली ये सेम कंडीशन भिंद्रेनवाला के टाइम पे भी थी और यही काम सेंट्रल कर रही थी उस टाइम पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस मुद्दे पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट राइट कब हो जाए नोबडी नोज। और हमें भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि सिख कम्युनिटी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वही कम्युनिटी है जो हर एक मुश्किल में सबसे आगे खड़ी रहती है, बट कुछ सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो इनको मिसगाइड कर रहे हैं।